हेलो एवरीवन, एपीआई एजुकेशन की इन क्लासेस में आपका स्वागत है। सो वाइल लूप्स तक हम पढ़ चुके हैं। थोड़े से एक्स्ट्रा सेशंस लेंगे ताकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस। लूपिंग कंप्लीट हो चुकी है, डू वाइल बाकी है। ठीक है, सो डू वाइल मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट में, क्योंकि लूपिंग के कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं और डू वाइल बहुत हद तक वैसा ही है। तो सबसे पहले मैं आपको डू वाइल बता देता हूँ, और डू वाइल के बाद फंक्शंस भी आज ही की क्लास में अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डू वाइल लूप बताता हूँ। हैश इंक्लूड stdio डॉट h void main एंड या। डू वाइल लूप में एक्चुअली ऐसे होता है कि जैसे वाइल और फॉर आपके एंट्री कंट्रोल लूप्स होते हैं, डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। यानी कि आप ये कह सकते हैं, सपोज आई इक्वल 0 मैंने कर दिया, फिर मैं कर रहा हूँ डू और यहाँ पर मैंने ब्रेस लगा दिया, एंड फिर मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ %d, आई, और आई के अंदर इंक्रीमेंट भी लगा दिया, आई प्लस इक्वल्स 1 या आई प्लस प्लस, जो भी आप दोनों लिख सकते हैं। और यहाँ मैं लिख दूंगा वाइल आई इज लेस देन 10, जब तक आई 10 से कम। ओके, तो क्या किया, पहले डू लगा दिया, और डू लगा देने के बाद में ये डू लगाया, फिर ब्रेस ओपन किया, अंदर का कोड लिखा, फिर वाइल लिखा और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिख दी। ओके, सो इसमें भी वही सब है, एक कंडीशन, एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की कमांड, एक सिंटैक्स एंड सो ऑन। अब होगा ये, सबसे पहले ये जो डू के अंदर काम लिखा है ये एक बार तो परफॉर्म होगा ही होगा, इन एनी केस एक बार ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। एक बार एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में ये चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हुई देन इट्स ओके, अगर ट्रू हुई तो उसी पार्ट को दोबारा रिपीट करेगा। यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आगे ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, आगे फर्दर जो भी एग्जीक्यूशन होना है वो होगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हुई देन ये वाइल लूप रिपीट होगा। ओके, सो ऐसा ही डू वाइल लूप होता है। ये एक बार तो एग्जीक्यूट करता ही है, यानी कि अगर आप आई लेस देन, मैंने इक्वल 0 किया है, तो आई लेस देन 0 भी अगर आप करते हो तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, बट स्टिल एक बार तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, बिकॉज ये देखो 0 प्रिंट हो गया, क्योंकि ये एंट्री करते वक्त चेक नहीं कर रहा, ये एग्जिट करते वक्त चेक कर रहा है कि एग्जिट कर सकते हैं कि नहीं, इसीलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। ठीक है, तो 0 प्रिंट करने के बाद इसने जब चेक किया तो कंडीशन फॉल्स थी, तो इसने एग्जिट मार लिया। ठीक है, तो इस कंडीशन को 10 तक कर देते हैं और इसको रन करते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आई लेस देन 10 के अंदर 10 इंक्लूड नहीं होता। ओके, सो इसलिए 10 नहीं हुआ प्रिंट। ओके, प्रिंट एफ के अंदर अगर स्लैश n लगा दे तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, जो कि देखने में थोड़ा सा बेटर लगता है, राइट। ओके, सो ऐसा था आपका डू वाइल लूप। इसमें कुछ भी खास नहीं है, बस इतना याद रखिएगा थ्योरी एग्जाम के लिए कि ये एक एंट्री कंट्रोल लूप नहीं है, एग्जिट कंट्रोल लूप है। एंड इसका एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से होता है, सिंटैक्स वगैरह आपको सब मैंने दिखा दिया। ओके, तो अब आ जाते हैं फंक्शंस के ऊपर। आप फॉर और वाइल से जो क्वेश्चंस हमने किए और जो आगे करेंगे उन्हें डू वाइल से करने का ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू विश। तो सबसे पहले देखो फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ कोड होता है या एक कोड ब्लॉक होता है, जिसे हम एक लेबल दे देते हैं जो कि उसका नाम होता है, जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जिसे हम रीयूज कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीयूज करना। अगर कोड को रिपीट करने की बात आई तो वो तो आपका लूप से भी हो रहा है, लेकिन यहाँ हम कोड को रिपीट करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कोड को रीयूज करने की बात कर रहे हैं। और सिर्फ एक सी फाइल नहीं, आप मल्टीपल सी फाइल्स के अंदर भी किसी एक जगह जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको बिना दोबारा कॉपी पेस्ट किए या लिखे रीयूज कर सकते हैं। यही एक फंक्शन का एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। तो जो आप हैश इंक्लूड stdio करते हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप फंक्शन बहुत टाइम से ऑलरेडी यूज़ करते आए हो। जो आपका वॉइड मेन है वो खुद अपने आप में एक फंक्शन है, और अगर आपने वॉइड मेन डिफाइन कर रखा है तो मतलब आपको फंक्शन डिफाइन करना आता है। ठीक है, कैसे, मेन की जगह मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लो ये फंक्शन डिफाइन हो गया।
ऐड नाम का फंक्शन बन गया। हाँ, वो बात अलग है कि अब ये एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक मैं एक मेन फंक्शन ना बनाऊँ और उसके अंदर इसे कॉल ना करूँ, क्योंकि सी तो सबसे पहले मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है। बट फंक्शन तो वो हो गया, ठीक है। तो मेन एक फंक्शन है। stdio के अंदर से आप printf यूज़ कर रहे हो, ये भी एक फंक्शन है। scanf यूज़ कर रहे हो, ये भी एक फंक्शन है। एंड getch यूज़ करते हो, ये भी एक फंक्शन है। clr यूज़ कर रहे हो, ये भी फंक्शन है। sizeof भी एक फंक्शन है। ओके, सो ये सारे फंक्शंस हैं। इनमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ऐसा क्या है जो इनको फंक्शन बता रहा है कि हाँ फंक्शन तो है, लेकिन ऐसा क्या है जो इनको डिस्टिंग्विश कर रहा है और हम देख के ये बता पा रहे हैं कि ये फंक्शंस हैं? एग्जैक्टली अगर आप कमेंट में लिख पाए तो बहुत अच्छा। यहाँ जो आप प्रोटोटाइप इंडिकेटर देख रहे हैं, जिसको हम आसान भाषा में ब्रैकेट भी कह सकते हैं, यही है जो बता रहा है कि एक्चुअली ये एक फंक्शन है। ओके, सो होता ये है कि ये जो ब्रैकेट है ये एक्चुअली एक फंक्शन कॉल करने का काम होता है। यानी कि जो भी नाम लिखा है उसके आगे अगर आप प्रोटोटाइप इंडिकेटर यानी ब्रैकेट लगा रहे हो तो वो फंक्शन कॉल हो रहा है। कॉल होने का मतलब उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ओके, एट दिस पॉइंट। सो ये सारे फंक्शंस हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि इन फंक्शंस को यूज़ कैसे करना है। ये सारे फंक्शन कहाँ हैं? आपने तो डिफाइन नहीं किए। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि stdio, conio, string जैसी लाइब्रेरीज मैथ में और इन लाइब्रेरीज के अंदर इनबिल्ट हैं। ओके, पहले से कोड इन है। अब आपको एक फंक्शन कैसे बनाना है? मैंने मान लो मेन फंक्शन बनाया। फंक्शन के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन और तीसरा होता है फंक्शन कॉल। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया void func1 और ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा दिया, ये हो गया डिक्लेरेशन। इसका क्या मतलब है? ऐसा एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ऐसा एक फंक्शन है, ये फंक्शन है। ओके, दिस फंक्शन एग्जिस्ट्स। अच्छा, डेफिनेशन क्या काम करेगी? void func1 और इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन आपने ब्रेसेस ऑन कर दिए और अंदर एक कोड लिख दिया printf I am a function। ये हो गया डेफिनेशन, जिसमें आप बकायदा ये बताते हो कि इस फंक्शन के अंदर क्या कोड है, इसे करना क्या है, ये बताते हो आप इस फंक्शन को करना क्या है। ओके, सो दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। ओके, सो दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन एंड दिस वन इज फंक्शन डेफिनेशन। कोई दिक्कत? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब void main के अंदर, जैसे कि सबसे पहले void main बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। void main के अंदर अगर मैं इस func1 को कॉल करूं, यहां पर ये हो गई फंक्शन कॉल, यानी कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, अब कॉल किया जा रहा है ताकि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो और इसके अंदर का जो भी कोड है उसको परफॉर्म किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, मेन के अंदर इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसको रन करता हूँ, आई एम अ फंक्शन, देखो इसने लिख दिया जैसा कि यहाँ था। तो ये एग्जैक्टली हुआ क्या? ये ऐसे हुआ, सबसे पहले प्रोग्राम ने मेन के ऊपर ध्यान दिया। ओके, मेन फंक्शन है, एग्जिस्ट करता है। पढ़ा पहली लाइन क्या है? पहली लाइन में इसे दो चीज़ें मिली। पहली चीज़ एक फंक्शन कॉल, ओके। दूसरी चीज़ एक कमेंट। जो कमेंट मिला उसको, उसका प्रोग्राम का नेचर है इग्नोर मारने का, कमेंट के साथ उसकी बनती नहीं है, वो उसे इग्नोर मारता है, तो कमेंट को इग्नोर कर दिया। एंड जो सेकंड है func1, इसकी फंक्शन कॉल, तो ये फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल ने उसको क्या कहा? सर मुझे नहीं पता क्या करना है, आप फंक्शन के पास जाओ जिसका नाम func1 है, उससे पूछो क्या करना है। प्रोग्राम ने कहा ठीक है साहब। फिर वो इस फंक्शन के पास आया, सर बताइए क्या करना है। ओके, इस फंक्शन ने कहा मेरे को जो इंस्ट्रक्शन मिले उस हिसाब से तुम ये कर दो, प्रिंट कर दो। प्रोग्राम ने कहा ठीक है, प्रिंट कर देता हूँ। उसने प्रिंट किया एंड देन अब वो नल हो गया। अब वो आगे क्या करेगा? अब उसको आगे क्या करना है ये जानने के लिए वो फिर से मेन के ऊपर आया। अब उसने फिर से फर्स्ट लाइन रीड करी, लेकिन उसने कहा ये तो मैं ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, अब इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, और अगर नेक्स्ट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो एंडिंग ब्रेस पे आ गया, और void मेन के एंडिंग ब्रेस पे आ गया, मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश, कंप्लीट। ओके, सो ये था प्रोसेस। इस तरीके से आपके फंक्शन ने कॉल किया, मतलब काम किया। अच्छा,
अब फंक्शन के अंदर एक और चीज़ आ जाती है, आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर। सो आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर का मतलब होता है कि आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो कि आपको किस तरह की वैल्यू चाहिए इस फंक्शन के अंदर। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया इंट, फिर एक और इंट, ठीक है। मान लो इस फंक्शन में 2 बार मैंने इंट लिख दिया, तो ये हो गया एक डिक्लेरेशन कि किस टाइप का डेटा है, कौन से डेटा टाइप के पैरामीटर्स इस फंक्शन को चाहिए। पैरामीटर भी एक्चुअली एक वेरिएबल हुआ, आर्ग्यूमेंट भी वेरिएबल हुआ। आई विल टेल यू हाउ। सी, जो पैरामीटर है इसको मिल गए और इसने कहा ठीक है 2 पैरामीटर होंगे, दोनों इंट टाइप के होंगे। फिर यहाँ डेफिनेशन के अंदर मैंने उनको नेम भी दे दिया, इंट ए कॉमा इंट बी, जैसे नॉर्मली अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे। तो इसने कहा जो इंट टाइप वैल्यूज आ रही हैं उसको ए और बी नाम के 2 वेरिएबल्स में सेव कर दो। ओके, उसके बाद उसने लिखा %d कॉमा ए प्लस बी, तो ये एक सम प्रिंट करने वाला फंक्शन हो गया बेसिकली। और अब ये जो ए और बी है ना, इनकी इस फंक्शन को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर ए और बी की वैल्यू इसके पास नहीं है तो ये ए प्लस बी प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो इस फंक्शन ने कहा कि अगर ए और बी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को फंक्शन कॉल में ए और बी चाहिए, मिलने चाहिए। तो मैंने ए और बी यहाँ पे दे दिए 5,6, ठीक है, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, इंटीजर होनी चाहिए। तो इंट ए की वैल्यू मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इंट ए को डिक्लेयर यहाँ किया, इंट ए की वैल्यू यहाँ पर दे रहा हूँ। ऐसे ही इंट बी को डिक्लेयर यहाँ किया, इंट बी की वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। तो एक ऑर्डर वाइज तरीके से 5 जो है वो ए के अंदर चला जाएगा, 6 जो है वो बी के अंदर चला जाएगा, और इस तरीके से इन दोनों पैरामीटर्स को इनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दोनों क्या है? पैरामीटर्स। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है? तो जो वैल्यू आप इनको दे रहे हैं ना 5,6, ये आप दे रहे हैं इनको आर्ग्यूमेंट्स। तो जो वैल्यूज हैं वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एंड जो पैरामीटर्स हैं वो ये हैं जो वेरिएबल्स आपने यहाँ पे बना रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं कि हाँ ये की वैल्यू चाहिए। तो ए और बी क्या है? पैरामीटर्स। 5 और 6 क्या है? इस फंक्शन को दिए जाने वाले आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ओके, सो अब इन आर्ग्यूमेंट्स के साथ ये फंक्शन नॉर्मली बिहेव करेगा। आई एम अ फंक्शन, और ये सम प्रिंट हो गया 11। ओके, अच्छा, ये जो ए और बी है क्या ये मेन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं? मैं अगर यहाँ इंट ए कॉमा बी इक्वल 0 कर दूँ तो क्या ये 2 वेरिएबल और ये 2 वेरिएबल सेम होने वाले हैं? टेल मी कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं होने वाले सेम, क्योंकि आपने लिखा इंट ए और बी मेन के अंदर, आपने लिखा इंट ए और बी func1 के अंदर। तो इन दोनों ही केस में ये ए और बी अलग स्कोप रखते हैं, अलग स्कोप शेयर करते हैं। मतलब जो ए और बी मेन के अंदर है उनका स्कोप या उनका दायरा सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही रह जाता है। ऐसे ही जो ए और बी func1 के अंदर है उनका दायरा सिर्फ ए और बी जो वो func1 फंक्शन के अंदर ही रह जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। तो ए और बी जो है वो मेन के अलग है और func1 के अलग है, इसलिए कॉल करने के बाद भी कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ func1 के अंदर, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस आई विल राइट ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस। अच्छा, यहाँ पर मैंने ए और बी दोनों की वैल्यू 0 रखी है और मैं func1 को कॉल करने के बाद प्रिंट करवा देता हूँ इन दोनों की वैल्यूज। तो क्या इस func1 के a प्लस प्लस और b प्लस प्लस के कारण ये दोनों वैल्यूज 0 से 1 हो जाएंगी? नहीं होने वाली। इसको रन करता हूँ और देखो 0 0 ही प्रिंट हुआ है, 1 1 प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज ये दोनों a की वैल्यू b की वैल्यू डिपेंड नहीं करती इस फंक्शन के अंदर वाले a और b पे, इसलिए ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। ओके, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है सिवाय रिटर्न के। अब देखो रिटर्न क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट दिया हुआ है जो कि पिछले वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट था। जो डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट है वो पूरे कोर्स का है, जो मैंने पढ़ाया उसका भी और जो अब तक नहीं पढ़ाया उसका भी। ये असाइनमेंट डालने का रीज़न ये है कि अब मैंने तो लेट स्टार्ट की थी अपनी क्लासेस, बट लोगों के मिड टर्म के प्रैक्टिकल्स आ गए हैं, उनको चाहिए असाइनमेंट्स, सो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसलिए अगर आप भी मिड टर्म का प्रैक्टिकल दे रहे हो तो आपकी ये असाइनमेंट काम का हो सकता है। इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके जो क्वेश्चन हो गए अच्छी बात है, जो नहीं हुए उन्हें वीडियो में कमेंट करो, मैं उनका सॉल्यूशन आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है,
तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस असेसमेंट को देख सकते हो एंड फर्दर अपन रिटर्न के साथ कंटिन्यू करते हैं। अब देखो रिटर्न क्या होता है। जब आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया तो मैंने आपको सब कुछ बताया सिवाय इसके कि ये वॉइड क्या है, ये वॉइड हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इस फंक्शन के डिक्लेरेशन के सिंटैक्स में क्या होता है, अगर आप इसके अंदर देखें, वॉइड एक डेटा टाइप है, func1 इस फंक्शन का नाम है और ये है पैरामीटर्स और ये है इसका कोड ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप है ना, ये किसका डेटा टाइप है, फंक्शन का। फंक्शन का डेटा टाइप नहीं है, ये उस वैल्यू का डेटा टाइप है जो रिटर्न होने वाली है इस फंक्शन से। रिटर्न करने का मतलब दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं आपको कहूँ 5 और 6 ऐड करो, आप उन दोनों को ऐड करते हो और ऐड करके आंसर मुझे बताते हो। और दूसरा केस है आप ऐड तो करते हो लेकिन मुझे वापस आंसर नहीं बताते। तो जिस केस में आप मुझे वापस आंसर नहीं बता रहे पलट के, उसे हम कहते हैं वॉइड केस। मतलब जिसने पूछा, जो func1 है उसका एग्जांपल देख लो, मेन ने func1 को कॉल किया लेकिन func1 मेन को कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, func1 मेन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ एक आउटपुट जनरेट करके अपना टर्मिनेशन क्लोज कर रहा है, अपना एग्जीक्यूशन क्लोज कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। सो लेकिन इसी का मतलब है वॉइड। वॉइड इज अ डेटा टाइप जिसमें कुछ नहीं होता, नथिंग इज वॉइड, वॉइड इज नथिंग। तो आप इसको इंग्लिश के इसके वॉइड वर्ड के मीनिंग से रिलेट कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। खाली तो वॉइड का मतलब है अगर किसी फंक्शन के पीछे वॉइड लगा है तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। लेकिन अगर आपने मुझे पलट के जवाब बताया, उसे हम कहेंगे कि आपने रिटर्न किया। अब किस टाइप की चीज़ रिटर्न की, उसी टाइप का डेटा टाइप यहाँ पे आ जाएगा। सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे बना दूँ इंट func1, तो अब इसको एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ a+b रिटर्न कर दूँगा, ठीक है, रिटर्न a+b। अब ये जो फंक्शन कॉल है जो मेन के अंदर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a,b इक्वल्स और मैंने लिख दिया func1 5,6। तो अब ये जो a और b हैं, इन दोनों के अंदर यहाँ पे a+b रिटर्न होने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, a इक्वल्स लिख देता हूँ func1 5,6। तो 5 और 6 का जो सम होगा वो a में आके स्टोर हो जाएगा एंड a की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स रन इट एंड देखिए यहाँ पे किधर है, वॉइड वैल्यू नॉट इग्नोर्ड एज इट ought टू बी, a इक्वल्स func1 5,6 फंक्शन कॉल। सो func1, अच्छा यहाँ पर मैंने इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं, यहाँ पे इंट डिक्लेयर करना था। और देखो आई एम अ फंक्शन 110। अब ये 110 नहीं है, मैं यहाँ पे स्लैश n लगाना भूल गया। यहाँ पर एक अगर मैं स्लैश n लगा दूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे 11 प्रिंट हो रहा है जो कि 5 और 6 का सम है, और 0 प्रिंट हो रहा है जो कि b की वैल्यू है। तो यहाँ पर इस केस में a की वैल्यू चेंज कैसे होगी, क्योंकि मैंने a की वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर से खुद चेंज किया है। func1 ने 5 और 6 आर्ग्यूमेंट लेके और जो भी रिजल्ट दिया, जो रिटर्न किया, वो आके a के अंदर स्टोर हो गया और a की वैल्यू 0 से 11 हो गई। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। हुआ क्या, func1 इंट टाइप का फंक्शन है, यानी कि ये एक इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। जो वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है वो है a+b। जो वैल्यू इसने रिटर्न की वो फंक्शन कॉल जहाँ है उसकी जगह आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ ये कि func1 5,6 को आप ऐसे पढ़ सकते हो कि मैंने जैसे यहाँ लिखा हो a इक्वल्स 11, ऐसे आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि func1 5,6 ये पूरा 11 के रूप में इवैल्यूएट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट आया 11 का। ओके, सो ये a इक्वल्स 11 बन गया एट दी एंड, और यहाँ पर a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू 0 हो गई। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में से असेसमेंट ले लीजिए। असाइनमेंट जो भी आपको मैंने दिया है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछिए। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के वीडियो में हमने डू व्हाइल लूप और फंक्शन कंप्लीट कर लिया है, एंड बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, वो हम फर्दर सेशंस में करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।